Okay, there you go. So hopefully आपको slide नजर आ रहा होगा, first slide. So welcome to this first online discussion on political philosophy. Um, you are already familiar with the course, but so far as the basic outline is concerned, I think I have already laid it out before you in our in-person classes. तो यू कैन सी कि कोर्स के अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं, क्या क्या डिस्कशंस हैं, and to repeat that idea again कि I won't be able to cover everything from A to Z there in this uh, discussion, but um, to some extent you will have the idea कि for example हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस तरह पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स चेंज हो जाते हैं, क्या क्या मूवमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल कि जिसकी वजह से सारी जो कंसेप्चुअल फाउंडेशन है पॉलिटिकल फिलोसफी की वो चेंज होती है. सो there is this discussion about the early enlightenment political thought and the anti-enlightenment political thought and mature enlightenment political thought. But to some extent you must have the idea जो पहले मैंने कुछ डिस्कस किया था इस डिस्कशन के बैकग्राउंड में रेनेसांस के हवाले से. So let me jump to that discussions for a while. So you already have the background कि Renaissance as a movement शुरू हुई and resultantly it produced some new kinds of movements, economic changes, and so many things. Like it's a quite vast area of change in social, political, and economic milieu, and you can find so many things there. But जिस चीज एक्सक्यूज के मी साथ सर, जी जी जी. सर स्लाइड शो नहीं हो रही. अच्छा, अब नजर आ रही है या नहीं, क्या सिचुएशन? सर स्क्रीन नहीं सर, अभी भी प्रेजेंटेशन नहीं. को ऑफ कर दे फिर वापस ऑन कर दे तो ये ठीक हो जाएगा. अच्छा, ओके, मैं स्टॉप करता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ इसको. ओके, जस्ट वन सेकेंड. नाउ कैन यू सी इट नाउ? यस Yes, सर इट्स sir. यस फाइन सर. नाउ. Yes, sir. Okay, that's good. Okay, so I was saying कि Renaissance ने birth the to another kind of movement which is known as Enlightenment. And Enlightenment उस earlier time में मतलब I'm talking about the time of the later period of 1650 कि जिसके बाद जो नई मूवमेंट्स आई उसके अंदर politically I'm speaking in political context. तो what were their basic foundations, और वो जिस फाउंडेशन का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये दो चीजें हैं जो यहाँ स्लाइड में है कि अर्ली एनलाइटमेंट का मेन फोकस ह्यूमन रीजन पे था एंड ट्रस्ट ऑन ह्यूमन रैशनैलिटी, एंड रिजल्टेंटली साइंस केम आउट ऑफ दैट ट्रस्ट ऑन रीजन. और सेकंड इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर ज्यादा फोकस है. ठीक है. So it is something which is quite different from the early medieval world. You are already familiar with मिडल एजेस से एक नया आइडिया है, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ some superstitious guidance, for example religion or tradition for example, उनको छोड़ते हुए इंसान के रीजन के ऊपर फोकस है और इंसान के रीजन के ऊपर ट्रस्ट है. ठीक है. और एट द सेम टाइम उसके अंदर फ्रीडम का कॉन्सेप्ट भी है, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे. राइट, इट इट इज एन आइडिया ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम. जो मिडिवल वर्ल्ड में या एंशिएंट टाइम्स में फ्रीडम का कॉन्सेप्ट था ये उससे काफी डिफरेंट है. ठीक है. सो इन दोनों चीजों पे इन लोगों का फोकस था, और इसी की वजह से ही यू कैन सी ये जो हम मैकियावेली पढ़ रहे हैं या
थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, इन सारे लोगों का भी इसी के ऊपर फोकस था, ठीक है। सो लाइक यू विल फाइंड आउट दीज आइडियाज देयर, ठीक है। मैकियावेली के डिस्कशन में आज भी हम इस पे फोकस करेंगे कि ही वाज आल्सो कंसर्न विद फ्रीडम, राइट, क्योंकि बिकॉज ही थॉट के फ्रीडम के थ्रू ही यू कैन फाइंड आउट अ गुड रिपब्लिक, कि जिसके अंदर लोगों के पास एक रिलेटिव किस्म की लिबर्टी हो, ठीक है। और एट द सेम टाइम यू कैन आल्सो सी के जो न्यू मूड ऑफ रीजनिंग है या जो न्यू मूड ऑफ पॉलिटिक्स है, उसी के अंदर यू कैन सी के Machiavelli would say that be practical, be rational, right? Watch out for the new situation and make your decision according to the new circumstances. जिस हालात में आप हैं आप उसी के मुताबिक डिसीजन मेकिंग कर लें और वहां पे अपनी रीजन के ऊपर ट्रस्ट कर लें, ठीक है। सो दीज आर द टू बेसिक थिंग्स के जो के यू विल फाइंड आउट, ठीक है। और इसके अलावा जो एक क्वेश्चन था जो मैंने पहले आप लोग के साथ इन पर्सन क्लासेस में डिस्कस किया था, लेजिटिमेसी का क्वेश्चन, अथॉरिटी का क्वेश्चन, वो एट द सेम टाइम इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल मैं यहाँ पे जस्ट अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं मैक्स वेबर की, यहाँ पे जिक्र करना इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था कि ये एक एरा है डिटेचमेंट का, एक नया एरा है, एक नया दौर है, इसलिए हम इसको मॉडर्न भी कहते हैं। मैक्स वेबर इसके लिए टर्म यूज करते थे डिसएंचेंटमेंट, राइट। डिसएंचेंटमेंट का मतलब यह है कि वो वर्ल्ड, वो मिडिल एजेस का वर्ल्ड कि जो कि बहुत ज्यादा एक एन्चेंटेड किस्म की टेरिटरी है, ठीक है, एक एन्चेंटेड किस्म का टाइम है, एक जादुई किस्म का, ठीक है। जादुई इस सेंस में कि people are in combination thinking about God and their existence, and their existence in vis-a-vis God, like they would consider that they exist because God exists, right? And that is how they would think about it. It was not only limited to just superstition, there was mythology to that period also. सो मैक्स वेबर उस सेंस में कह रहा है कि अब हम उस मिथिकल स्टोरीज से, उस पुराने किस्से कहानियों से निकल आए हैं इसी दौर में, ये जो मॉडर्न एरा है जिसको एरा ऑफ डिटेचमेंट वो कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम सोलरली रिलाय कर रहे हैं ह्यूमन रीजन पे, ठीक है, और एट द सेम टाइम इंडिविजुअल फ्रीडम पे। लाइक पुराने कम्युनिटीज में फ्रीडम का कंसेप्ट था, बट वो अगेन वो एक पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ एक कंसेप्ट था, ठीक है। यहाँ पे जो एक कंसेप्ट है फ्रीडम का वो बहुत ज्यादा एक नेगेटिव वे के साथ है, लाइक इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हो रही है, कम्युनिटी की फ्रीडम की बात नहीं हो रही, ठीक है। सो like that's how you can see the difference between the past and the present, or the new world जिसके अंदर, जिसको मैक्स वेबर की टर्म्स में डिसएंचेंटमेंट कहा जाता है। anyway I'm not spending too much time on this idea, लेकिन just to give you a little background कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देख लें यहाँ पे एनलाइटमेंट का एक कुछ एक एक सिंबलाइज्ड फॉर्म यू कैन सी इन आर्ट्स एंड पेंटिंग्स। अर्ली एनलाइटमेंट उसके टाइम पीरियड का भी जिक्र है, बट कीप इन माइंड कि ये जो टाइम पीरियड का जिक्र है ये इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और अगर आप फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड देख लें, फॉर एग्जांपल ये अर्ली एनलाइटमेंट का 1685 टू 1783 फॉर एग्जांपल, और 1730 टू 1780, और 1780 टू 1815, ये ऐसे टाइम पीरियड्स हैं जिनमें बहुत बड़े नए चेंजेस आए हैं। और कीप इन माइंड के वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एशिया और साउथ एशिया और ईस्ट एशिया और अमेरिका, वी आर प्राइमरीली टॉकिंग अबाउट यूरोप, क्योंकि ये सारा थॉट यूरोसेंट्रिक है, यूरोप से इनकी बर्थ हुई है। और ये जो एनलाइटमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, राइट। सो ये उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं फ्रांस में, जर्मनी में, या जो इससे रिलेटेड डिफरेंट टेरिटरीज हैं, यूके है फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड, और उन चेंजेस की वजह से जो नई सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए हैं, so it mainly relies on that, right? ये enlightenment
उन लोगों के मूवमेंट्स और उनके इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड है, ठीक है। मूवमेंट आई मीन जो एक मैसिव स्केल पे चेंज आती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। इट मींस रेवोल्यूशंस जो आते हैं इन सोसाइटीज के अंदर, ठीक है। एंड यू कैन सी इस पेंटिंग को अगर आप थोड़ा सा जूम इन कर ले, यू विल फाइंड आउट के ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, ये लोग बातें कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। इट शोज दैट आइडिया ऑफ रिलायबिलिटी ऑन रीजन, ठीक है, और कंसिडरिंग रीजन एज एन अथॉरिटी, राइट। इसलिए ये लोग जमा है, बातें कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। अगर आप इन पेंटिंग्स के अंदर पेंटिंग्स को देख लें, ये जो लेफ्ट साइड वाला है, तो वहां पे जो पिक्चर्स हैं ये उन बड़े लोगों के पिक्चर्स हैं जो एनलाइटमेंट के चैंपियंस हैं, ठीक है। और बट एनीवे आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स अगेन, जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्प्स के एनलाइटमेंट इसका नाम है इसी रीजन का, इसी आर्गुमेंटेटिव वे ऑफ थिंकिंग का, राइट। और द वे दे लाइक ओपनली एंड पब्लिकली टॉकिंग, ठीक है। सो this is what is enlightenment all about. But I think I shouldn't be focusing too much on it, and let's move ahead. So and I already talked about this one as well ke yahan pe rise of modern philosophy you can see, and the political philosophy. Left side पे जो picture है मैकियावेली का, वो अजीब किस्म का picture है उसका, और राइट साइड पे यू कैन सी दैट पर्सन जो कि ऐसा लग रहा है फॉर एग्जांपल के 4-5 दिनों से इन्होंने नींद नहीं की, ऐसे ही नजर आ रहा है मुझे। बट इसका नाम रेने डेकार्ट है, फ्रेंच फिलोसोफर। इन लोगों की वजह से ये थिंकिंग जनरेट हुई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिलोसफी, राइट। So you can see Machiavelli. I already talked about the new mode of political thinking जो उनका है, जो नई आइडियाज हैं उनके। Anyway, okay. And I already talked about his work, The Prince, Discourses, Art of War का मैंने जिक्र किया था। Rules for the Prince, क्योंकि I told you कि these books are basically uh, developed in order to give some kind of guideline to the prince, right? Or resultantly, you can see that he will also talk about the methodology of developing that sort of thinking. Okay, for example, if you want to be a good ruler or if you want to be a stable ruler, what kind of methods you should adopt, right? So मेथड की एडॉप्टेशन का मतलब यह है कि यहाँ पे वो प्रैक्टिकलिटी और वो रैशनल थिंकिंग का वो जिक्र करता है। पावर और अथॉरिटी के ऊपर भी मैंने कुछ बात की थी, लॉजिक ऑफ पावर, ह्यूमन नेचर के ऊपर भी आज भी थोड़ा सा पावर के ऊपर डिस्कशन है। सो आई थिंक आई शुड जंप इनटू दैट डिस्कशन। आज का जो डिस्कशन है मेनली फोकस करता है कुछ नए रूल्स का, उसके ऊपर बात करते हैं, डिस्कोर्सेस का जिक्र करेंगे, लिबर्टी का, इक्वालिटी का जिक्र करेंगे, और लॉन्ग टर्म अथॉरिटी के कंडीशंस का जिक्र करेंगे। लेट्स ट्राई के हम कवर कर ले रिलीजन के एस्पेक्ट्स को भी और रिपब्लिकन प्रिंसिपलिटी, इन चीज़ों को भी, और लास्ट में क्वेश्चन को भी डील करेंगे, एंड देन that will be the end of today's discussion. So okay, you can, I hope you can see this in the 7th slide. यहाँ पे कुछ नए rules का जिक्र है। You might be familiar with them, but again, because they are important, so that's why I pointed them out again. He says that rulers should be feared and not loved. Open violence creates hatred for the king. Fear is based on the will of the prince, while love comes from the people's free will, right? So he mainly arguing that a wise prince relies on what is in his power and not
what is in the power of others, right? ये feared और loved का मतलब ये है उसका कि अगर प्रिंस पब्लिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या अपने आप को शो करता है तो वो अपना वो फियरफुल चेहरा दिखाए, ठीक है, और वो पब्लिकली अपने आप को ऐसा जाहिर कर ले कि लोग उससे डरें, राइट? लेकिन ये डर एक ऐसा डर जो कि एक साइकोलॉजिकल किस्म का हो, ठीक है, मतलब लोग उनकी शान और शौकत, उनकी कैरिज्मा और उनके अपीयरेंसेस से डरे, राइट? बिकॉज ये बात याद रखें, मैकियावेली अपीयरेंसेस को बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो कहता है कि लोग अपीयरेंसेस के पीछे भागते हैं, लोगों के फीलिंग्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपीयरेंस के ऊपर भागते हैं। आप जाहिर में जो नजर आते हैं वो कहते हैं इट मैटर्स, राइट? सो इन दिस सेंस ही वुड से कि प्रिंस जो है उसको अपनी शक्ल ऐसी दिखानी चाहिए कि लोग उससे डरे, राइट? और नॉट ये कि लोग उनके साथ प्यार करें, बिकॉज प्यार का जो वो है वो एक लोगों की फ्री विल को जाहिर करता है। उसका मतलब यह है कि लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा इशू इसी के इर्द गिर्द है कि प्रिंस या रूलर दूसरे के इन्फ्लुएंस में ना आए, बल्कि वो लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में रखे, राइट? सो दैट्स व्हाई ही वुड से के फियर्ड एंड नॉट लव्ड, राइट? और मजीद उसके अंदर ये जो मैंने कहा पब्लिक अपीयरेंस को, he would also uh, aid it to that idea that you should imitate the fox and lion, because according to Machiavelli, he would say, if you look at this sentence, Machiavelli advises the prince in what is perhaps his most famous metaphor, that he, being obliged to know well how to act as a beast, must imitate the fox and the lion. For the lion cannot protect himself from traps, and the fox cannot defend himself from wolves. So he would say कि प्रिंस को चाहिए कि वो फॉक्स और लायन को इमिटेट कर ले। फॉक्स और लायन की इमिटेशन इसलिए नेसेसरी है कि फॉक्स का, ही वुड से कि फॉक्स का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि शी इज क्लेवर इनफ, राइट? बट उनका नेगेटिव साइड ये है कि शी डजंट पोजेस पावर, राइट? अगर वो मतलब एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि जहां पे पावर की जरूरत हो, तो शी कैन नॉट disengage herself from the clutches of power, right? इसलिए ही वुड से कि आपने अपने अंदर लायन और फॉक्स दोनों के क्वालिटीज डालने हैं। क्लेवर भी होना है, बट एट द सेम टाइम पावरफुल भी रहना है। लायन का इशू ये है कि लायन अगर ट्रेप्स में पड़ जाए तो उनके साथ वो क्लेवरनेस नहीं है, ठीक है। पावर है बट क्लेवरनेस नहीं है, वो फिर अपने आप को नहीं निकाल सकता ट्रेप से, ठीक है। So that's why he would say, and I'm not quite, अगर मैं इसके ऊपर कमेंट कर लूं, I would say, I'm not sure कि फॉक्स और लायन को ऐसे ही देखा जाए कि फॉक्स क्लेवर है और लायन जो है पावरफुल है। I'm not sure कि मिडिवल वर्ल्ड में और या इवन पुरानी मिथिकल टेल्स में फॉक्स और लायन को क्यों ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आप लोगों ने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा ये इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉक्स एंड लायन, ठीक है, कि मतलब फॉक्स जो है बहुत ज्यादा, अगर आप मिडिवल मिथ्स को पढ़ें वहां पे रैबिट्स जो हैं वो लोगों को कत्ल करते हैं लेकिन आप रियल में रैबिट्स को देख लें तो वो तो बहुत मासूम किस्म की एक जानवर है, ठीक है। बट वहां पे मिथिकल टेल्स में आप देख लें तो वो लोगों को गिरफ्तार करते हैं, लोगों को अगवा करते हैं so like it shows how people would uh, connected to these animals and how they would portray them, right? um, and I'm not entirely sure okay, it is a very good way to represent or talk about animals this way. It might be a bit cruel to talk about animals in this kind of way, but anyway, um, सिंस ये हमारे स्टोरीज और पुराने किस्से कहानियों में हैं, तो उसी सेंस को फॉलो करते हुए मैकियावेली इज डेवलपिंग दैट आइडिया कि एक रूलर को भी फॉक्स और लायन के क्वालिटीज उनके अंदर होने चाहिए, ठीक है।
मजीद उनके अंदर वो ये एक और आइडिया इनकॉर्पोरेट करते हैं कि रूलर मस्ट रिलाई ऑन पीपल नॉट ऑन नोबिलिटी, राइट। उनको चाहिए कि वो लोगों पे रिलाई कर ले, नोबिलिटी पे नहीं। जो बड़े लोग हैं, जो अशराफिया है, उन पे रिलाई ना करे, राइट। और ये एक ऐसा आइडिया है जो कि यू कैन सी दैट इट इज a kind of anti-Platonic idea, Platonic elitism के खिलाफ एक आइडिया है कि मतलब आप इलीट लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को, उनके ऊपर आप इंहिसार ना करें, आप आम लोगों, आम आदमी के ऊपर इंहिसार कर लें। और इसके पीछे रीजन क्या है? सो मैकियावेली से इसके असल में लोगों का प्रॉब्लम ये है, या लोगों की प्लस पॉइंट ये है, प्रॉब्लम नहीं, कि लोग जो है वो ऑपरेशन नहीं चाहते, ठीक है। वो हर वक्त अपने आप को, अपने लिए लिबर्टी तलाश करते हैं। और सेकंडली ये है कि लोगों के साथ वो पॉलिटिकल सोफिस्टिकेशन नहीं होती, वो पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस उनके अंदर, वो कॉन्शियस नहीं होते हर वक्त, राइट। सो ये उनका एक प्लस पॉइंट है, इसकी वजह से आप स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं स्टेट के अंदर, ठीक है। सो ही सेज इट कि पीपल अवॉइड ऑपरेशन व्हाइल नोबिलिटी इज ऑप्रेसिव। नोबिलिटी का प्रॉब्लम यह है कि वो ऑप्रेसिव है, वो दूसरों को ऑप्रेस करती है। पीपल का ये है कि वो नहीं चाहते कि वो ऑप्रेस हो, ठीक है। However, he says people's lack of sophistication is because of stability. लोग अवेयर नहीं है, इसलिए आप उनको इजीली धोखा कर सकते हैं। ही इज नॉट वेरी काइंड टू पीपल। ये इसलिए वो नहीं कह रहे कि लोग बहुत अच्छे हैं इसलिए आप उन पर रिलाई कर ले। वो असल में लोगों की उस कमजोरी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कि लोगों की कमजोरी यह है कि वो सोफिस्टिकेटेड नहीं होते, उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता हर एक चीज का। तो इसलिए यू कैन यूज देम फॉर योर ओन पर्पस, ठीक है। So he is not saying that people are naturally good. Rather, it is their social position that makes them place it. लोग अगर पीस शो कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी है, दे डोंट नो एवरीथिंग, राइट। इसलिए आप लोगों पे रिलाई करते हैं या लोगों को समहाउ बेवकूफ बनाए, आसान अल्फाज में, ठीक है। सो it is a tactic, right? And you can see this kind of tactic in the populists जो हमारे यहाँ है। आप देख लें the way Trump would manipulate people, the way, for example, in Brazil you can see Jair Bolsonaro, the way he is fooling people। और जितने भी ये जो पॉपुलिस्ट किस्म के नरेंद्र मोदी या इस तरह के लोग, ये सारे क्योंकि लोगों का यही इशू होता है और इसी के बेस पे ये अपने लिए एक स्ट्रांग होल्ड कायम करते हैं। और जब आप उनसे पूछते हैं कि आप क्यों, मतलब यू आर सेइंग दिस एंड दिस इन दिस इन अ रॉन्ग वे, ही वुड से नो आई एम रिलाइंग ऑन पीपल, पीपल आर विद मी, राइट। वो हर जगह पे लोगों को अपील करते हैं, ठीक है। सो you can see this in almost everywhere in so many places, and even in our country you can see a lot of people doing this। but just to give you that idea कि मैकियावेली लोगों पे मेहरबान नहीं है, वो लोगों की उस नेगेटिव साइड को, जो उनकी लेक ऑफ सोफिस्टिकेशन है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक हकीकत है अलग कि आप एलिटिज्म को क्वेश्चन करते हैं। I would agree with him on that point कि for example elites को, for example आप the way Plato would give priority to elites, for example, I wouldn't agree with that, but I would also object to this second idea कि आप लोगों को instead कॉन्शियस कर लें, आप उनके उस लेक ऑफ कॉन्शियसनेस से फायदा उठा रहे हैं। Anyway, so that's one, that was another tactic। let me see अगर कोई I hope you are getting my idea। let me check कि आप लोग क्या कह रहे हैं चैट के अंदर। ओके, इस्माइल कहते हैं why we detach from myths। because इस्माइल
पॉइंट ये है इसके अंदर कि जो मिथ्स हैं उनका ताल्लुक एक खास वे ऑफ थिंकिंग के साथ है, एक खास वे ऑफ लाइफ के साथ है, जो कि बहुत ज्यादा रिलीजियस किस्म का लाइफ है, ठीक है। और जैसे ही यूरोपियन लोग मॉडर्निटी में एंटर होते हैं तो उनका उसी मिथिकल वे ऑफ लाइफ से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। उसके भी अपने कुछ रीजंस हैं। अगर आप यू टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर एग्जांपल द नेचुरल डिजास्टर्स एंड द न्यू changes in society, you can also reflect that कि फॉर एग्जांपल लोग नेचर से खुश नहीं है, लोग नेचर को एलियन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो इट कैन बी वन रीजन, देयर माइट बी सो मेनी रीजंस, लेकिन लोग एक नए वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक है, नॉट स्पिरिचुअल, ठीक है। और जो पुराना वर्ल्ड था, मिडिवल वर्ल्ड था, वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल किस्म का वर्ल्ड था। तो इस न्यू वर्ल्ड के साथ ही वो मिथ से वो डिटेच हो गए, ठीक है। Later on in the age of enlightenment, they mostly rely on empirical philosophy. या कामरान का एग्जैक्टली ये पॉइंट भी ठीक है, एग्जैक्टली कि लोग एम्पेरिसिज्म पे रिलाई करते हैं, लोग उस चीज को ट्रस्ट करते हैं जो वो देखते हैं, ठीक है। Share, yeah, exactly, sir. Love contains on obligations while fear contains on punishment. That's why Machiavelli mostly relies on. Oh, that's interesting, Shahid. Yeah, deception. Okay, which kind prince he gave advice to the prince because he was already in contradiction with nobility and feudalism and so on. No, he is just giving a suggestion to the prince of his time. जो उसके टाइम का प्रिंस है वो उसको एक सजेशन दे रहा है कि देर लाइक उनका जो खुद वो जो रूल में है उनका काम यह है कि वो नोबिलिटी पे रिलाई ना करे, वो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स पे रिलाई ना करे, बल्कि वो आम लोगों पे ट्रस्ट करे, ठीक है। और वो आम लोगों पे ट्रस्ट का भी रीजन उन्होंने बता दिया है। मैकियावेली के अकॉर्डिंग वाज देयर नो अदर वे टू गवर्न द पीपल विदाउट देयर मैनिपुलेशन? शाहजेब एक्चुअली मैनिपुलेशन के अलावा कोई और रास्ता, वेल मैनिपुलेशन के आउटसाइड जो रास्ता है वो एक ऑनेस्टी और सिंसेरिटी का लैंग्वेज है, ठीक है। वो उसी डोमेन को पसंद नहीं करता बिकॉज वो डोमेन एथिकल डोमेन है, ठीक है। और मैनिपुलेशन का जो डोमेन है वो एक एमोरल या एक मतलब एक एंटी एथिकल किस्म का अप्रोच है, ठीक है, एक एंटी मॉरल किस्म का स्टैंस है। तो बिकॉज मैकियावेली रिलाई नहीं कर रहे उस एथिकल एरिया पे, जो शुड पे वो रिलाई नहीं कर रहे, इज पे वो रिलाई कर रहे हैं, तो इसलिए वो मैनिपुलेशन की तरफ आ जाते हैं कि ही थॉट के रियल वर्ल्ड टैक्टिक्स और मैनिपुलेशन पे चलती है, ठीक है। दैट्स व्हाई ही gave up on the sincerity and honesty idea. ओके सताइश, द एरा ऑफ डिटैचमेंट, या अब मैंने पहले जिक्र किया ये जो शायद थर्ड स्लाइड में था मैक्स वेबर के उस कनेक्शन में, उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि मैक्स वेबर से इसके ये जो जो नया टाइम है, जो नया पीरियड है जिसमें लोग एंटर हो रहे हैं इस मॉडर्निटी के अंदर, उसको उन्होंने डिसएंचेंटमेंट का टर्म यूज किया। तो उसको डिसएंचेंटमेंट इन द सेंस कि ये एक डिटेच वर्ल्ड है फ्रॉम द अर्लियर वर्ल्ड, जो वो वर्ल्ड जो बहुत ज्यादा एथिकल है, जो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस है, जो बहुत ज्यादा रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, उसी से एक डिफरेंट वर्ल्ड, वो जो कि जिसमें अब वो एंचेंटमेंट नहीं है, वो जादुई किस्म की चीजें खत्म हुई, वो मिस्ट्री खत्म हुई आसान अल्फाज में, ठीक है। So that's why he would say it is a detached era, detached in this sense के it has no connection with any kind of mystery. और you can see के ये जो लोग यू कैन सी के जो कोलंबस का या डिफरेंट लोगों का हम सुनते हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी कहा जाता है कोलंबस के टाइम पीरियड को। तो एक्सप्लोरेशन इन द सेंस के वो देख रहे हैं कि ये दुनिया एज इट इज जो है इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है,
पुराने लोग तो हमें इससे डरा रहे थे कि इस दीवार के आगे मॉन्स्टर्स हैं। ये जो आप यू कैन सी इन द चाइनीज मिथ्स के वो ये कह रहे थे कि फॉर एग्जांपल जो दीवार चीन से आउटसाइड लोग हैं ये सारे ह्यूमन नहीं है, ठीक है, वो ऐसे सोच रहे थे, दे वुड कंसिडर देम मॉन्स्टर्स। तो वो जब ये लोग अभी आप बाहर निकल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, दे सी नो dehumanized world, they see all kinds of humans and they see and they think that there is no mystery there, so that's why that term detached was used in that context. I hope कि आपको आइडिया हो गया होगा। Okay, so Machiavelli says the prince must know how to show himself good in the eyes of public and disguise virtues being not good. Prince must not keep his word and not. Yeah, exactly. If they are exactly, Kamran. Yeah, that's true. Yeah, that's right. इसके ऊपर एक आगे discussion है. What methods and bases which give images animals? I'm not sure. Ismail, आपके question को मैं नहीं समझा. Um, मैं तो खैर एनिमल्स के हवाले से मैं सोच रहा था कि जो मैं डिस्कशन कर रहा था कि स्टोरीज में आप देखते हैं पुरानी स्टोरीज में तो उनमें फॉर एग्जांपल ये फॉक्स को क्लेवर दिखाया जाता है, लायन को जंगल का बादशाह कंसिडर किया जाता है और थिंग्स लाइक दैट। बट मैं जस्ट क्वेश्चन कर रहा था अब इसी करंट सिचुएशन पे कि फॉर एग्जांपल इज दैट सो, क्या रियली फॉक्स क्लेवर होती हैं क्या? फॉर एग्जांपल रेबिट्स के हवाले से मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल पुराने वक्तों में मिथिकल टेल्स में वो उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्चर्स में, मिथिकल टेल्स में, कि वो लोगों को अगवा करते थे, वो मतलब वो बहुत अजीब अजीब किस्म के काम करते थे। लेकिन रियल में आप रैबिट को देख ले तो वो एक इनोसेंट एनिमल है। बट एनीवे एक बात शायद यहाँ पे जरूर है कि लोगों का कनेक्शन एनिमल्स के साथ इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि जिसके नतीजे पे लोग मतलब लोग एनिमल्स को एक खास लैंग्वेज में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं खास वे के साथ, ठीक है। So yeah, that might be the way. What sort of characteristics are pattern of good behavior a good prince need to possess? शाहिद ये वो बात कर रहा है कि फॉर एग्जांपल प्रिंस को क्या करना चाहिए, वो तो उनको सजेशन दे रहा है, उन सजेशन में वो यही बात कर रहा है कि फॉर एग्जांपल उनका बिहेवियर पब्लिक में कैसा होगा, प्राइवेट में कैसा होगा, फॉर एग्जांपल वो कैसे लोगों को एड्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें वो यहाँ पे बता रहा है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये फॉक्स और लायन का जो एग्जांपल उन्होंने दिया, या जो इससे पहले वो एग्जांपल दे रहा था कि वो जो सिचुएशन उनके सामने आए वो उनको एज इट इज फेस कर ले, ठीक है। उनको एथिकल नहीं होना चाहिए, इनको मॉरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनको एक प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक पर्सन होना चाहिए, ठीक है। रियलिस्टिक किस्म का बंदा होना चाहिए, एग्जैक्टली। Okay. Liberal democracy and Machiavelli, violent advice is how it can be. Again, दो यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन है हमजा, बट लिबरल डेमोक्रेसी से यहाँ मुराद वो एक लिमिटेड किस्म की डेमोक्रेसी है जिसमें एटलीस्ट लोगों की सेइंग और लोगों की विल शामिल हो टू सम एक्सटेंट, not a pure form of democracy. He's not talking about that kind of you can see the pure democracy के जिसके अंदर हर एक बंदा उनका वोट हो, फॉर एग्जांपल। ही इज नॉट टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज, ही इज जस्ट सेइंग कि वो लोगों से लेजिटिमेसी हासिल कर ले थ्रू बाय हिज अपील टू द पीपल, ठीक है। Okay, Machiavelli wants the prince to be dictator whom fear. No, Amna. He would reject that idea. He would question that. Okay, no. He shouldn't be a dictator. Like, because dictatorial way एक different way है. वो एक typical politician चाहता है, ठीक है। और एक typical politician in the sense के वो मतलब फियर उनका लोगों के माइंड में हो, ठीक है। लेकिन वो सच ऐसा ना हो कि वो लोगों के लोगों को अपने आप से एलियनेट कर ले। ही इज नॉट सेइंग दैट। वो ये नहीं कह रहे कि लोग उससे तंग आ जाएं और लोग कहें कि ये कौन सी मुसीबत है हमारे ऊपर। नो, उस सेंस में नहीं। वो लोगों के माइंड में
उनके हवाले से फियर हो, बट लोग उससे एक्सपेक्ट भी करते हो एट द सेम टाइम। फिर के साथ एक्सपेक्टेशंस भी लोग रखते हो कि दिस इज द पर्सन, राइट। लोग उनके लिए आगे मतलब कंसिडर उसको करते हैं एज अ लीडर, राइट। सो ही सेइंग कि वो टिपिकल किस्म का पॉलिटिशियन जो कि फियर भी रखता है, मतलब लोगों के विल के ऊपर वो चेंज नहीं होता, बट उसका ये है कि लोग उससे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है। Can we say Machiavelli was materialistic? 100% yes, Sadia. He was a materialistic person, and he is living in materialistic world. Realistic, exactly. Yep. Elite democracy. Mm, you may say that to some extent, but uh, Amar Arsalan, but I'm not quite sure. But at least it is a kind of democracy के जिसके अंदर limited किस्म की liberty है लोगों के सामने. To do good, you have to go. Yeah. Fear out of respect, yes, and expectations. Keep in mind. Yes, psychological fear. Machiavelli says it should be the last question. फिर मैं इसके बाद slides की तरफ जाता हूँ. Machiavelli says that prince should possess the quality of power and cleverness, but wouldn't you think that cleverness is more powerful and influential than power itself? Well, that's a very intriguing question. Yep. Like being powerful, no, but he would say you should combine the two things, like cleverness और power उनको आप combine कर ले, एक पे trust ना करे, ठीक है। और इसीलिए वो ये फॉक्स और लाइन का एग्जांपल देता है कि शायद फॉक्स बहुत क्लेवर है, लेकिन उनका प्रॉब्लम यह है कि जब वो फंस जाता है वो फिर निकल नहीं सकता, उनके पास पावर नहीं है। दैट फॉक्स नीड पावर देयर एज वेल, ठीक है। ओके श्योर माहम, या ये अवेलेबल होंगे, ये जो डिस्कशन है। एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिस्कशन। डिस्कोर्स इसके ऊपर कुछ बात करते हैं जो उसका बुक है। इसके अंदर भी उन्होंने कुछ आइडियाज दिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं प्रिंस के लिए कि प्रिंस को क्या करना चाहिए, प्रिंस को कैसे मतलब अपनी अथॉरिटी मेंटेन करनी चाहिए फॉर लॉन्ग रन। और कीप इन माइंड, अगर मैं यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि प्रिंस के अंदर जो सिचुएशन है फॉर द रूलर, वो यह है कि वहां पे स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो स्टेबिलिटी को और यूनिटी को मेंटेन करना प्रिंस का काम है। इसीलिए प्रिंस बुक के अंदर, ये एक छोटा सा बुक है, आपको इजीली मतलब यू कैन फाइंड इट इन, यू कैन रीड इट इन ऑलमोस्ट अ डे और टू। बहुत आसान बुक है, बहुत सिंपल बुक है। फिर भी मैं खैर पीडीएफ में आप लोग के साथ शेयर भी करूंगा लेटर ऑन, फिर मुझे कोई रिमाइंड कर ले लेटर। ये प्रिंस बुक जो है बहुत आसान है, आप उसको रीड कर सकते हैं। बट एनीवे, सो प्रिंस का मेन महवर और फोकस ये है कि आप स्टेट के अंदर यूनिटी और स्टेबिलिटी क्रिएट कर लें। डिस्कोर्सेस का जो मेन फोकस है वो इसी पे है कि आप किस तरह एक आइडियल रिपब्लिक डेवलप कर सकते हैं। प्रिंसिपैलिटी नहीं, बल्कि एक रिपब्लिक, एक ऐसा हुकूमत कि जिसके अंदर लोगों की विल हो टू सम एक्सटेंट, ठीक है, लोगों को किसी हद तक एक डेमोक्रेटिक राइट्स दिए गए हों, ठीक है। सो और यहाँ डिस्कोर्सेस के अंदर ही विल से के व्हाट काइंड ऑफ स्टेट ही वांट्स, ठीक है, वो किस किस्म का स्टेट होगा कि जिसके अंदर के जिसके लिए ही वो ये रूल्स और ये डिफरेंट किस्म के सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स जंप इनटू दिस डिस्कशन। सो what could be done when a state achieves stability and unity, and what kind of state he wants, ठीक है, मतलब किस किस्म का स्टेट वो चाहते हैं। अगर आपने स्टेट यूनिटी में कायम कर दिया, अब और मजीद आप क्या चाहते हैं, तो इट इज टू बी अ लिबरल and democratic. But of course, it must be understood that Machiavelli doesn't have in mind liberal democracy in its contemporary sense. जो आजकल हम यूज करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी को, उसी सेंस में वो बात नहीं कर रहा। बाय लिबर्टी Machiavelli means, वो यहाँ पे अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं कि उसकी लिबर्टी क्या है, कि the right of a people to live their day-to-day lives in relative freedom and to engage in the selection of their leadership without coercion or constraint. एक पॉलिटिकल किस्म की लिबर्टी हो कि जिसके अंदर
लोग अपने डे टू डे लाइफ को एक रिलेटिव फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात नहीं हो रही, बल्कि एक रिलेटिव फ्रीडम की बात हो रही है, कि जिसके अंदर लोग अपने, जो उनका लीडर है, उनकी सिलेक्शन में वो विदाउट एनी कोअर्शन या विदाउट एनी फोर्स वो पार्टिसिपेट कर सके। एटलीस्ट उनके सिंपल अल्फाज में उसका मकसद ये है कि लोगों के पास इतनी लिबर्टी हो कि अगर कोई रूलर फोर्स के थ्रू आए कि उनको वो क्वेश्चन कर सके। ठीक है, मतलब अगर कोई रूलर एक डिक्टेटोरियल वे के साथ आता है, उसको क्वेश्चन कर सके। ठीक है, बाकी अगर वो लोगों के विल पे शामिल हो और वो लोगों को थोड़ी बहुत फ्रीडम दे रहा हो, सो दैट्स इनफ फॉर मैकियावेली, right? So in this sort of setup he would like liberty. उसकी लिबर्टी का मतलब यही है कि लोग के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी हो। ठीक है, Machiavelli understood that political conflict, so long as it is not allowed to degenerate into violence, contributes to the strength and health of a republic and trains the citizenry in civic virtue. वो यहाँ पे कहता है कि लोग मतलब एक दूसरे के साथ एक सियासी कॉन्फ्लिक्ट रख के, मतलब एक बंदा एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, या एक बंदा एक किस्म के लीडर को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरे किस्म के लीडर को सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो, तो Machiavelli would not hesitate over that. He would say that it is good, it is the strength of the republic, right? ये वो प्लूरलिस्टिक आइडिया है कि जो कि यू मे फाइंड इट इन एरिस्टोटल इवन, अगरचे ये मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में मैकियावेली सोच रहा है, लेकिन इसी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर यू कैन सी दैट क्लासिकल कंसेप्ट, जो फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, जो एरिस्टोटल के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा था कि वो कह रहे थे कि लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट्स हों, लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के थ्रू एक दूसरे को क्वेश्चन कर ले, ठीक है, और उसके साथ ही पॉलिटिकल प्रोसेस चले, तो ही इज आल्सो अलूडिंग टू दैट। ठीक है, मतलब मैकियावेली इज आल्सो अप्लाइंग दैट आइडिया प्लूरलिज्म। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपको याद हो कि पॉलिटिकल प्लूरलिज्म के मतलब हर किसी के पास ये इख्तियार हो कि वो मतलब क्वेश्चन कर ले, वो मतलब पार्टिसिपेट कर ले सिस्टम के अंदर, और उनके साथ ये फ्रीडम हो कि वो एक रूलर, एक लीडर उसको ना माने। ठीक है, तो ये इसी हद तक वो एक इस किस्म का एक रिपब्लिक चाहता है। यू कैन ऑल्सो फाइंड अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस आइडिया इन जेम्स मैडिसन, जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा जॉन लॉक के डिस्कशन में, कि जो अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स थे तो वो भी एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चाहते थे सिस्टम के अंदर, because they didn't want any one political party or one group to have a monopoly over power. ठीक है, they wanted a kind of heterogeneous system कि जिसके अंदर लोग एक दूसरे को क्वेश्चन कर ले, लोग मतलब अपने विल के थ्रू अपने लिए लीडरशिप का चुनाव कर ले। ठीक है, by freedom he means the rule of law in a very much just way. uh, yeah, rule of law exactly, उसी के साथ ही कनेक्टेड है, फ्रीडम है in accordance with the law. Yeah, in that sense. Machiavelli recognizes that this republican ideal can exist only so long as the people remain uncorrupted. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के अंदर सिविक वर्चू क्रिएट करना चाहते हैं और एक प्लूरलिस्टिक किस्म का सिस्टम चाहते हैं, लोगों के पास किसी हद तक लिबर्टी भी है और किसी हद तक उसके ऊपर रूल्स भी अप्लाई हो रहे हैं, ये तब तक पॉसिबल है जब तक ये लोग अनकरप्टेड हों। मतलब अनकरप्टेड का क्या है? ही सेज दे मस्ट बी ट्रेन्ड इन सिविक वर्चू, इन लव ऑफ कंट्री, else the natural tendency of human beings to maximize their self interest at the expense of the whole society will become dominant. वो कहते हैं कि ये सिविक वर्चू का मतलब ये है कि आप लोगों को पेट्रियाटिक बनाए, ठीक है, लोगों को लव ऑफ कंट्री के अंदर डाले, लोग अपने कंट्री से प्यार करते हैं तब तक वो अनकरप्टेड होंगे। अगर उनसे आपने कंट्री का वो आइडिया खत्म किया या यूनिटी का आइडिया खत्म किया, तो हर एक बंदा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे भागेगा। ठीक है, और रिजल्टेंटली वो एक सेल्फिश बेसिस पे हर एक बंदा अपने लिए एक सोसाइटी बनाएगा। बात की समझ आ रही है? अकॉर्डिंग टू हिम,
वी आर सेल्फिश, लेकिन उस सेल्फिशनेस को खत्म करने के लिए ये एक तरीका है कि आप लोगों को यूनाइट रखें, लोगों के अंदर सिविक वर्चू डालें। आप उनसे कहें कि दिस इज द लैंड ऑफ योर फादर, फॉर एग्जांपल पेट्रियार्ट। आप इस टर्म के ऊपर जरा एक सेकंड के लिए सोचें। पेट्रियार्ट इज फ्रॉम पेट्रियार्की, राइट? के मतलब एक, आप उनके माइंड में ये चीज डालें कि लोग पेट्रियार्कल सेंस में सोचे अबाउट द कंट्री। आप लोगों ने सुना होगा दिस इज आवर फादरलैंड, ये जो अमेरिकन लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल, दो के रशियन मदरलैंड कहते हैं, बट अगेन आई एम नॉट श्योर के why they are saying motherland, because mostly it is all about the patriarchy, the fatherland, ठीक है? रियासत माँ जैसी होती है, और ये जो डिफरेंट किस्म के टर्म्स यूज होते हैं, यू आर अवेयर ऑफ दीज टर्म्स। मतलब इसका ये है कि वो आपका जो सेल्फिश सेंस है, माकिवेली कहते हैं, उसको खत्म करने के लिए यू नीड दिस इंजेक्शन ऑफ पैट्रियाटिज्म, ठीक है? आपने जरूर लोगों के माइंड में ये चीज डालनी है कि आप सब पैट्रियाट हैं, ठीक है? आप सब एक फादरलैंड के साथ जा रहे हैं, ठीक है? सो दैट्स हाउ ही इज डेवलपिंग दिस आइडिया पैट्रियाटिज्म देयर। और इसी को वो सिविक वर्चू या ट्रेनिंग कहते हैं इन सिटीजनरी, कि if you want to be a good citizen you must be in love with your country, right? That's how Machiavelli is imagining a good republic. अच्छा, उसके अंदर मजीद कुछ बात करता है। एक तो बात हुआ लिबर्टी का, एट द सेम टाइम प्लूरलिज्म का भी जिक्र उसने किया, और एट द सेम टाइम सिविक वर्चू का भी जिक्र किया। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, और वो है एक्सटेंसिव इक्वालिटी। एक्सटेंसिव इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि उनका मतलब ये है कि लोगों के साथ ना सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी हो बल्कि एक सोशल इक्वालिटी भी हो, ठीक है? सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है? टू अ लार्जर एक्सटेंट, एक सब्सटैंशियल वे के साथ। ही माइट नॉट बी थिंकिंग इन दैट लाइक कंप्लीट इक्वल सोसाइटी, बट ही वुड से कि एटलीस्ट इस हद तक इक्वालिटी हो लोगों के पास कि लोग एक दूसरे के खिलाफ एलियनेट ना हो, या एक डिस्कॉर्ड या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, डिसऑर्डर क्रिएट ना हो जाए, ठीक है? सो लाइक आप इसको देख लें, क्या कहते हैं, ही सेज a republican government must be based upon an extensive equality, not only political equality but social equality as well. लोग रहते हैं सिस्टम के अंदर, लिबर्टी है उनके पास कि वो अपने लीडर के हवाले से बात करें, बट एट द सेम टाइम वो सोशली और इकोनॉमिकली इतने वेल ऑफ हैं कि वो इक्वल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज फॉर ग्रेट इनइक्वालिटी, मैकियावेली emphasizes, is a fundamental cause of political discord between different groups in society and consequently a power struggle between them. ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि आप लोगों ने एरिस्टोटल में भी पढ़ा था, कि एरिस्टोटल जो इकोनॉमिक्स का जिक्र कर रहे थे कि इकोनॉमी मैटर करती है, ये उसी की तरफ इशारा है। मैकियावेली यहाँ पे, like you can see the clear difference in modern and medieval, but you can see the idea taken from Aristotle there. You can see कि वही एरिस्टोटेलियन प्रैक्टिकल सोसाइटी, जो वो कह रहे थे कि आप सोसाइटी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनइक्वालिटी हो, अपर और लोअर क्लासेस में लोग डिवाइड हों, तो वहां पे एक बहुत बड़ा पावर स्ट्रगल होगा, और उसी की वजह से पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड और रिवॉल्यूशन का खतरा होगा। तो सिमिलरली मैकियावेली इज टेकिंग दैट पॉइंट, मैकियावेली इज आल्सो एम्फसाइजिंग ऑन दैट कि आप जरूर इस चीज के ऊपर फोकस कर ले, यू मस्ट हैव एन एक्सटेंसिव इक्वालिटी, ठीक है? हाउ टू अचीव दैट, अब ये भी एक क्वेश्चन है कि आप इक्वालिटी को कैसे अचीव करेंगे, और ना सिर्फ इक्वालिटी को बल्कि ये इससे पहले जो भी जिन चीजों का जिक्र हुआ, सिविक वर्च्यू फॉर एग्जांपल, लिबर्टी फॉर एग्जांपल, इसको आप कैसे इंश्योर करेंगे? दिस इज द वन ऑफ द बेसिक टास्क। यहाँ पे मैकियावेली से कि आप लॉ के साथ इन चीज को सिर्फ कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने एक बहुत बड़ी कानून बनाई है तो वो ठीक है, लेकिन कानून हमेशा से टॉप डाउन अप्रोच के साथ होती है, मतलब ऊपर से बनाया जाता है और लोगों पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है? जो चीज यहाँ पे मैटर करती है वो एक सोशल कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कहता है कि आपके लिए सोशल नेटवर्क चाहिए, एक सोशल इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क, कि जिसके अंदर जो ऊपर से लॉ आपने बनाया है उसको वो किसी तरह से सपोर्ट कर ले,
ठीक है। और यहाँ पे वो इंटरेस्टिंग बातें करता है जो कि रिलीजन से मुतालिक है। सो ही सेज अ वर्केबल लीगल कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स a corresponding social constitution, that is a network of social institutions that support the legal structure of the state. And all of these institutions, says Machiavelli, none is more important than that of religion. And this is one of the most surprising thing you can hear from a very materialistic, amoral, secular person. ठीक है। ये जो हम बातें करते हैं यूजली और मैकियावेली के हवाले से बात होती है, तो वो यूजली इसी सेंस में होती है कि मैकियावेली एक सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और ये और वो। लेकिन यहाँ पे सरप्राइज सरप्राइज, यहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट रिलीजन। ही सेज कि अगर आपने ऊपर से लीगल सिस्टम बनाया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन लोगों के अंदर उनकी सपोर्ट नहीं है सोशल लेवल पे, तो फिर आपका सिस्टम सुपरफिशियल है, ये एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, ये कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है। इसलिए आपको सोशल इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो उनको सपोर्ट कर ले, और उसमें सबसे ज्यादा वो कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज है रिलीजन, क्योंकि रिलीजन का आम लोगों के साथ कनेक्शन होता है, एक सोशल चीज है। ठीक है। रिलीजन इटसेल्फ एक सोशल फोर्स है, एक सोशल मूवमेंट है। तो वो बीइंग अ सोशल, वो लोगों के कॉन्शियसनेस के साथ होती है, लोगों के माइंडसेट के साथ होती है। देयरफॉर ही वुड से कि रिलीजन मैटर्स है। ठीक है। और आगे आप देखें तो वो मजीद इसको कहते हैं कि रिलीजन, ही सेज, gives a divine sanction to the laws without which the people would have no reason to obey. ये वो रिलीजन है कि जिसके बेस पे लोग उस लॉ को फॉलो करते हैं, इसको एक डिवाइन सैंक्टिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपके चर्च में और आपके फॉर एग्जांपल मॉस्क में आपका पोप या आपका फॉर एग्जांपल कोई लीडर जो स्कॉलर, वो ये कहे कि जो लॉज हमें स्टेट ने दिए हैं वो ठीक है। ठीक है। तो अगर वो उसको लेजिटिमेट कंसिडर करता है, तो ये उनको एक डिवाइन किस्म की सैंक्टिटी देता है, बिकॉज ही इज समहाउ अ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। उसको कंसिडर किया जाता है, लोगों के माइंड में चीज उनके लिए अपीलिंग है, लोग उसको ओबे करते हैं। तो अगर लोग उसको ओबे करते हैं, रिजल्टेंटली आपके जो हायर लॉज हैं उसको ओबे करना आसान होता है। ठीक है। ये जो अक्सर लोग बात करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल बाज चीजें ऐसी हैं जो कि लीगली हमारे मुल्क में भी ऐसा है, मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं लेता, लेकिन आपको जस्ट एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल पोलियो के केस में यू कैन सी के पोलियो को लोग हराम कंसिडर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के चीजें उसके साथ होती हैं। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा इंश्योर कर लें, फॉर एग्जांपल रिलीजियस लेवल पे, कि रिलीजन के लोग उसको देख लें, आप उसके साथ बात कर ले, फॉर एग्जांपल आप उसको क्लेरिफाई कर लें, उनके शुकूक और शुबहात फॉर एग्जांपल, सो रिजल्टेडली यू कैन ओवरकम दैट प्रॉब्लम। ठीक है। इट इज जस्ट, आई एम नॉट गिविंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, लेकिन जस्ट मैं एक हिंट दे रहा हूं जो कि मैकियावेली से डेवलप होता है, कि आप रिलीजियस अथॉरिटी को इग्नोर ना करें, आप रिलीजियस अथॉरिटी को अपने साथ में लाएं, उनको यूज कर लें। ठीक है। दिस इज व्हाई ही आर्ग्यूज दैट द ऑब्जर्वेंस ऑफ डिवाइन इंस्टीट्यूशंस इज द कॉज ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द रिपब्लिक। ही सेज कि जो लोग अपने डिवाइन इंस्टीट्यूशंस को ऑब्जर्व करते हैं, उनको बे करते हैं, ये उनकी ग्रेटनेस का एक रीजन हो सकता है। द डिसरिगार्ड ऑफ देम प्रोड्यूस देयर रून, जो लोग इसको छोड़ते हैं वो तबाह हो जाते हैं। फॉर वेयर द फियर ऑफ गॉड इज वांटिंग, देयर द कंट्री विल कम टू रूल, unless it be sustained by the fear of the prince, which may temporarily supply the want of religion. But as the lives of prince are short, the kingdom will of necessity perish as the prince fails in virtue. ठीक है। वो कहते हैं कि प्रिंस का प्रिंस का काम यह है कि वो आपको एक खास वक्त तक आपको सस्टेन कर सकता है, लेकिन जो डिवाइन इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको लॉन्ग टर्म तक आपको मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि गॉड की प्रेजेंस को इसलिए जरूरी समझा जाता है कि वी थिंक अबाउट गॉड एज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑल द टाइम। ठीक है। हम उस यूबिक्विटस नेचर को, कि खुदा हर जगह पे है और हर वक्त है, ठीक है, इसी की वजह से यू कैन हैव लाइक एन ओमनी प्रेजेंट गवर्नमेंट, लाइक एक ऑल द टाइम लोग ओबे करेंगे हुकूमत को। ठीक है। अगर उसके अंदर रिलीजियस सैंक्टिटी हो। ठीक है। यहाँ पे वो बात वॉल्टेयर की है कि
if God does not exist, we should invent him. मतलब उसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर खुदा का कंसेप्ट आपके रिलीजन के अंदर नहीं है या आपके सिस्टम के अंदर नहीं है, यू हैव दैट, बिकॉज इसके बगैर लोग फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है. So that is how Machiavelli is producing a very surprising kind of solution. ठीक है. Um, let me check कि आपके कुछ questions हैं. Okay, so the prince he's talking about Shavanism and now he's emphasizing on national pride contradiction. No, national pride और Shavanism तो same चीजें हैं. Shavanism तो is all about nationalism, ठीक है. और being a national, he is there कि वो कहते हैं कि for example आप स्टेट को फॉलो कर लें, यूनिटी मेंटेन रखें अकॉर्डिंग टू द लॉज, और वो लॉज कौन बनाएगा, वो ऊपर से आएंगे, ठीक है. His philosophy is totally contradictory, paradoxical and ambiguous. How? Yes, Shahriya. Divine theory आपसे, no, divine, वो divine rights की बात नहीं हो रही. He is not saying कि divine authority जो है वो यहाँ पे prevail करती है, या मतलब he is not saying कि for example prince जो है वो खुदा की तरफ से आया है. He is not saying that. He is just saying कि जो religious लोग हैं, जो social level पे exist करते हैं, उनको आप connect कर लें, ठीक है. मेरा अब यहाँ पे दिल चाहता है कि मैं आप लोग के साथ काफी डिटेल में रिलीजन पे बात कर लूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता. बट एनीवे किसी दिन जब हम फिर इन पर्सन क्लासेस में होंगे, फिर रिलीजन के ऊपर कुछ बात करेंगे डिटेल में. बट लेट मी जस्ट कनेक्ट माय डिस्कशन टू मैकियावेली एंड रिस्ट्रिक्ट माय डिस्कशन टू मैकियावेली कि वो सेंस में वो क्या बात कर रहा है. नवीद, आई एम नॉट श्योर कि आपका शायद प्रॉब्लम होगा, बट अगर सारे लोगों को प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो, और अगर नहीं है तो लेट मी गो अहेड. सो बट अगेन सरप्राइज तो उसने दिया कि रिलीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर आप उनकी राइटिंग को देख लें तो ही इज वेरी मच क्रिटिकल ऑफ क्रिश्चियनिटी. ये क्यों है? अगर आप उससे मतलब उसकी राइटिंग को देख ले तो वो क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है. फिर ये क्यों है और ये किस सेंस में वो बात कर रहा है, तो इसके ऊपर जरा बात करते हैं. ही सेज Machiavelli was at best ambivalent about Christianity. Like he's not quite clear about Christianity, but he's questioning that. For it taught the other worldly virtues of meekness and humility, rather than political virtues of strength and courage, virtues that he insists are required to maintain the state, be it a principality or a republic. मैकियावेली का क्रिश्चियनिटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका ख्याल ये है कि क्रिश्चियनिटी जो है ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी और नॉन वायलेंस और मीकनेस, इसी पे ज्यादा फोकस करती है. और ये बहुत ज्यादा एक सोशल किस्म की चीज है, बहुत ज्यादा सोशल है. इसमें कोई पॉलिटिकल वर्च्यू नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ का, करेज का, या फॉर एग्जाम्पल रिवेंज का कोई कंसेप्ट नहीं है. इसमें हर वक्त फॉरगिवनेस का कंसेप्ट है. ये इसी सेंस में मैकियावेली का प्रॉब्लम है क्रिश्चियनिटी के साथ. वो मजीद उसके ऊपर बात करते हैं कि मैकियावेली's principle, he argues, have made men feeble and caused them to become an easy prey to evil-minded men who can control them more securely, seeing that the great body of men, for the sake of gaining paradise, are more disposed to endure injuries than to avenge them. वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी का प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों को ये कहती है कि आप दुनिया के प्रॉब्लम्स को एंड्योर कर लें, इनको बर्दाश्त कर लें, क्योंकि आपको आखिरत में या किंग पैराडाइज में आपको अच्छे दिन मिलेंगे, ठीक है. ये इसी पॉइंट के ऊपर उनका प्रॉब्लम है. वो कहते हैं कि नो, इसी की वजह से तो इशू ये है कि हम जो दुनिया के मामलात हैं उससे हट रहे हैं, उनको हल नहीं कर रहे बल्कि उनको छोड़ रहे हैं, और रिजल्टेंटली हम पैराडाइज पे रिलाई करते के लाइक आखिरत में, या क्रिश्चियनिटी में तो जो कंसेप्ट है वो ये कि जीसस के अराइवल के साथ जीसस का किंगडम, फॉर एग्जांपल, दैट इज समथिंग व्हिच इज कंसिडर्ड एज अ पैराडाइज. तो उसी सेंस में मैकियावेली इज क्वेश्चनिंग क्रिश्चियनिटी, ठीक है, कि मतलब ये एक अदर वर्ल्डलीनेस की बात करती है, ये एक दूसरे दुनिया के फायदों की बात करती है, इसी दुनिया को इसने छोड़ा है. तो फिर मैंने कहा कि रिलीजन का वो यहाँ पे वो
अब यू कैन सी द कंट्राडिक्शन हेयर के यहाँ पे वो क्रिश्चियनिटी को क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन इससे पहले उसने कहा कि नहीं, रिलीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर आप मेंटेनेंस कैसे करेंगे लीगल अथॉरिटी को। तो इसका जवाब यह है कि ही वाज टॉकिंग अबाउट पेगनिज्म, ही वाज टॉकिंग अबाउट द फोल्क रिलीजन्स। वो इसी क्रिश्चियनिटी को वो एडमायर नहीं कर रहा एज अ रिलीजन, वो उन पुराने मैन मेड रिलीजन्स जिसको कहा जाता है, फोल्क रिलीजन्स जिसको कहा जाता है, उनको वो एडमायर कर रहा है। फॉर एग्जांपल पेगन किस्म के रिलीजन, ठीक है। सो उसमें क्या है, इट वाज फॉर द पेगन रिलीजन ऑफ एंटिक्विटी व्हिच ही सेज deified only men who had achieved great glory, such as commanders of armies and chiefs of republics, while our glorifies more the humble and contemplative men than the men of action. वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी का और पेगनिज्म का डिफरेंस ये है कि पेगन रिलीजन के अंदर जो लोग एक्शन किस्म के लोग हैं, जो हर वक्त एक्शंस करते हैं, उनको एडमायर किया जाता है, ग्रेट लोग उससे बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो बड़े लीडर्स थे उन पुराने रोमन और ग्रीक किंगडम्स में, तो उन लोगों को खुदा के साथ कनेक्ट किया कि ये तो खुदा थे, डेमी गार्ड्स थे, हाफ मेन एंड हाफ गार्ड्स थे, ठीक है। दैट्स व्हाई दे वुड टॉक अबाउट देम। ये जो एक्यूलीज और हेरिकुलीज का जिक्र होता है, ये उसी सेंस में कि दे वर ह्यूमंस बट दे वर हाफ गार्ड्स। ये क्यों, ये पैगन रिलीजन्स के अंदर वो लोगों को इतनी हद तक एडमायर करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने वाइकिंग्स की वो पढ़ी है, तो उसमें भी फॉर एग्जांपल आइवर द बोनलेस जो है वो अपने आप को खुदा कंसिडर करता है, या रागनर लाथब्रोक को लोग गॉड कंसिडर करते, बट दे वर ह्यूमंस, ठीक है। और ये मतलब ये क्यों, बिकॉज they were fighters, they were a very kind of a courageous people, ठीक है। मैकेवेली कहते हैं कि हमारे क्रिश्चियनिटी में प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो बहुत ज्यादा हम्बल होता है, बहुत ज्यादा फॉरगिविंग पर्सन होता है, उनको ये ग्लोरीफाई करती है, ना कि मैन ऑफ एक्शंस को, ठीक है। तो ये इसलिए ही इज क्वेश्चनिंग दिस दिस क्रिश्चियनिटी मैनली, ठीक है। A religion of man, a theology of action, in short, a political religion. This was Machiavelli's ideal. वो कहते था कि वो रिलीजन जो इंसानों का रिलीजन है, जो इंसानों ने खुद बनाया है, an ideal that had not existed since the days of the classical antiquity. In both Greece and Rome, the pagan religions had been a state religion that glorified the state and men of action who had created and defended them. ठीक है। तो वो आप देखें, उन लोगों को वो खुदा के साथ कनेक्ट करते थे और उसको कंसिडर करते थे एज डेमी गार्ड्स एंड गार्ड्स। सो उस सेंस में ही इज टॉकिंग अबाउट रिलीजन, ठीक है। आई होप कि आपको ये आइडिया क्लियर होगा जो मैं कह रहा हूँ रिलीजन के हवाले से। हिंदुइज्म, शाहिद, एग्जैक्टली, या दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वाइकिंग जरूर देख लें, इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि उसमें यही कॉन्सेप्ट्स आपको नजर आएंगे। अभी तो कंप्लीट हो गई है उनके वो सीजन्स, बट यू हैव इनफ टाइम। anyways, I'm not sure Hinduism is yeah, but I'm not expert to talk about Hinduism कि उसका क्या है, but yeah, you may talk about that. Anyway, such then is Machiavelli's republican ideal, a liberal and democratic government constrained by the rule of law and undergirded by deeply held social and religious values that encourage civic virtue and love of country. तो इस किस्म का रिपब्लिक वो चाहता है कि जिसके अंदर लिबरल भी हैं, लोग डेमोक्रेटिक भी हैं, रूल ऑफ लॉ भी एग्जिस्ट कर रहा है, रिलीजियस वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिविक वर्च्यू भी है, लव ऑफ कंट्री भी है। उसके सारे रिपब्लिक के सारे फीचर्स उन्होंने इसी एक सेंटेंस में वो आपको बता दिए, ठीक है। His ideal clearly is drawn from the Roman republics, to which he refers again and again in the discourses, just as other Renaissance thinkers drew their ideals from the classical antiquity. So you can see he is living in modern time, he is in that transitional figure, but again he is appealing to that old Roman republic। और आप वो बुक्स पढ़े तो उनमें वो सेजार बोर्जिया या जिन बहुत से लोगों को वो एडमायर करता है, बिकॉज दे वर दोज पीपल ऑफ एक्शन, ठीक है। यहाँ पे वो मजीद अथॉरिटी और पावर और रिपब्लिक और प्रिंसिपलिटी के ऊपर बात करता है। प्रिंसिपलिटी, यू माइट बी हैविंग द आइडिया के प्रिंसिपलिटी वो जहाँ पे प्रिंस हुकूमत करता है अंडर द रूलरशिप ऑफ अ किंग, ठीक है। मतलब किंग का बेटा या बेटी
उसके थ्रू हुकूमत करता है और एक हेरिडेटरी किस्म का सिस्टम होता है। रिपब्लिक वो सिस्टम के जिसके अंदर लोगों का विल शामिल हो, ठीक है, लोग उसके अंदर अपनी न कि हेरिडेटरी बल्कि लोगों की लेजिटिमेट ग्राउंड्स के बेस पे एक लीडर सामने आता है और वो मुल्क को चलाता है, ठीक है। सो ओबीडियंस टू लॉ इज मोर सिक्योर इन रिपब्लिक देन इन प्रिंसिपैलिटी। मैकियावेली कहते हैं कि जो लॉ का है, मैकियावेली कहते हैं कि जो लॉ है उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा और या उसकी सिक्योरिटी रिपब्लिक में ज्यादा है, क्योंकि अगेन ही टॉक्ड अबाउट दैट कि वहां पे ओबीडियंस का वो परसेप्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रिंसिपलिटी, क्योंकि प्रिंसिपलिटी के अंदर प्रॉब्लम यही होता है कि एक प्रिंस है, वो लोगों में से नहीं है, वो लोगों के विल पे नहीं आया, तो वहां पे उसकी कानून होती है, लेकिन जैसे ही प्रिंस की डेथ होती है तो कानून की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन रिपब्लिक के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पे एक लॉन्ग टर्म की अथॉरिटी होती है। इन अ रिपब्लिक इट इज नॉट अ प्राइमरीली पावर दैट क्रिएट्स ओबीडियंस, ऑल्दो पावर कैन नेवर बी एंटायरली एब्सेंट, बट अथॉरिटी एज वेल। वो यहाँ पे अथॉरिटी को बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है, एडमायर करता है। वो कहता है कि सिर्फ पावर से काम नहीं चलता, कि आप वन साइडेडली लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सिर्फ इससे काम नहीं चलता, बल्कि एक लॉन्ग टर्म ओबीडियंस भी नेसेसरी होती है। तो अब अथॉरिटी क्या है उनके यहाँ पे, वो डिफाइन करता है कि अथॉरिटी क्या चीज है। ही सेज अथॉरिटी लाइक पावर इज अ टर्म वी यूज टू डिस्क्राइब हाउ एंड व्हाई पीपल ओबे देयर लॉज एंड सपोर्ट देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। Unlike power, however, authority exists where people obey because they believe obedience to be morally appropriate. ये बात जहन में याद रखें। दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग कि ही सेज के यहाँ पे ओबीडियंस लोग करते हैं, बट बिकॉज दे कंसिडर दैट पावर और अथॉरिटी लेजिटिमेट, मोरली अप्रोप्रिएट, ठीक है, वो उसको क्वेश्चन नहीं करते, वो उनके दिलों में रह जाते हैं, ठीक है, नॉट बिकॉज इट इज सिंपली इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट टू ओबे। अथॉरिटी और पावर के दरमियान डिफरेंस यही है कि अथॉरिटी लोग इसलिए रखते हैं बिकॉज वो जस्ट मोरली अप्रोप्रिएट नहीं होता, बल्कि लोग कहते हैं कि हमें इसको ओबे करना हमारे इंटरेस्ट में है, ठीक है। मैंने इस बात को उल्टा कह दिया कि ही सेज के लोग अथॉरिटी को ओबे करते हैं ना सिर्फ उनके सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, बल्कि दे कंसिडर दैट अथॉरिटी टू बी मोरली अप्रोप्रिएट। लोग उसको एक मॉरल लैंग्वेज देते हैं कि ये जो अथॉरिटी है इट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज गुड, इट इज लेजिटिमेट, इट इज राइट, ठीक है। पावर का प्रॉब्लम यह है कि वो वन साइडेड होता है, वो एक ही तरफ से उसका इन्फ्लुएंस होता है, एक टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ, ठीक है। लेकिन अथॉरिटी का यह है कि इसके अंदर फ्रॉम बॉटम टू टॉप एक अप्रोच है कि लोग निचले दर्जे से, लोगों के दिलों में यही ख्वाहिश होती है कि उसको वो ओबे कर ले, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट ओबीडियंस, ठीक है, और उस ओबीडियंस को अप्रोप्रिएट कंसिडर करना इज अथॉरिटी, राइट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अनक्वेश्चनेबली मोस्ट लॉन्ग लिव्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन अथॉरिटी। वो कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी कम्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ओबीडियंस, कि जिसको आप मोरली ठीक कंसिडर कर लें, ठीक है। So that's how he is talking about authority and power. अगर आप मुझे टाइम दे तो मैं ये बाकी दो स्लाइड्स को कंप्लीट कर लूँ एंड फिर आप मेरी तरफ से फ्री हैं। लेकिन आई एम नॉट श्योर के क्वेश्चंस या कुछ हैं। अगर नहीं है तो इट्स वेल एंड गुड, देन आई थिंक आई शुड मूव अहेड। Okay, so it seems. So why Machiavelli prefers authority over power? ये क्यों, वो अथॉरिटी को क्यों, ऑलरेडी उन्होंने एक रीजन दिया है, लेकिन यहाँ पे मजीद उसको वो लेजिटिमेसी और मेंटेनेंस के हवाले से वो ज्यादा फोकस करता है। वो कहता है Machiavelli clearly prefers authority over power and for a very pragmatic reason। यहाँ पे एक pragmatic reason देता है। Power, particularly explicit coercive power, is a terribly inefficient means by which to compel obedience। Like power के अंदर प्रॉब्लम यह होता है कि आपने मजबूरन लोगों को obedient करना है, ठीक है। It requires enormous resources to hold a gun against the head of an entire population, military personnel, police,
डोमेस्टिक स्पाइज एंड सो ऑन। वो कहते हैं अगर आप लोगों को मजबूरन ओबीडियंट करना चाहते हैं तो ये आपसे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कैप्चर करती है, ठीक है। आपको एक बड़ी मिलिट्री चाहिए, फिर आपको एक बहुत बड़ा पुलिस चाहिए, आपको डोमेस्टिक स्पाइस चाहिए, ठीक है। इवन देन रॉ पावर इज फ्रीक्वेंटली इनइफेक्टिव, फिर भी वो इनइफेक्टिव होते हैं बिकॉज इट इज सिंपली इम्पॉसिबल in most cases to hold a whole population in line of the use by the use of force। फोर्स का प्रॉब्लम यह है कि आप सारे लोगों को एक टोटलिटेरियन वे के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स रियली एग्जॉस्टिंग, ठीक है। इट इज फॉर दीज रीजंस that military regimes and many other forms of dictatorships are inherently unstable। मैकियावेली कहते हैं कि इसी वजह से ये मिलिट्री डिक्टेटर्स, इनकी हुकूमत अनस्टेबल रहती है, ठीक है। और ये क्यों? बिकॉज ये आप लोगों को सप्रेस कर रहे हैं, आप उनसे मजबूरन ओबीडियंस मांग रहे हैं। दे हैव बिहाइंड देम नो रियल मोरल सपोर्ट, दैट इज नो अथॉरिटी, एंड आर इनकेपेबल ऑफ यूजिंग रॉ पावर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। And the very mechanism of control upon which the regime depends are frequently turned against it, making true coup d'etats common, ठीक है। इसका प्रॉब्लम यही होता है मिलिट्री डिक्टेटर्स का कि हर एक बंदा जोर से हुकूमत कर रहा है, तो फिर इससे ये पता चलता है कि जिसके पास भी ज्यादा फोर्स होगा वो हुकूमत में आएगा। रिजल्टेंटली अगर थोड़ी सी भी आपके हुकूमत के अंदर कमजोरी आती है तो कोई दूसरा पावरफुल बंदा इजीली आपको कैप्चर कर सकता है, आपको ओवरथ्रो कर सकता है। तो इसलिए वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन में कूडेटास मिलिट्री रूलर्स के मिलिट्री रिजीम्स वो फिर कॉमन हो जाती है, एक बंदा दूसरे को रिप्लेस करता है, ठीक है। अब एग्जांपल ले म्यांमार का, जो आजकल की सिचुएशन है, वहां पे मिलिट्री ने किस तरह वो बाय फोर्स लोगों को ओबीडियंट कर रहे हैं और किस तरह उनके लिए बहुत बड़ी अनस्टेबल सिचुएशन है, ठीक है। सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स देयर, यू कैन टेक द एग्जांपल्स फ्रॉम आवर कंट्री। बट एनीवे, लाइक मुशर्रफ को मजबूरन रेफरेंडम करनी थी क्योंकि उसके बगैर उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। वो मतलब वो अथॉरिटी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस उनके लिए इम्पॉसिबल थी, ठीक है। सो एनीवे, दैट इज हाउ ही इज सेइंग कि मिलिट्री रिजीम्स अनस्टेबल होते हैं, और दैट इज हाउ ही इज सेइंग कि अथॉरिटी इज वेरी मच नेसेसरी, नॉट ओनली पावर, ठीक है। सो फियर, मजीद वो कहते हैं कि अब इसी मेंटेनेंस के ऊपर के अथॉरिटी को आप कैसे जनरेट करेंगे, उसको कैसे मेंटेन करेंगे। सो ही सेज fear a mechanism of power is effective only so long as the prince is effective, but religion inculcates a moral predisposition to obey the law and to support the social order that transcends the life or effectiveness of the prince। वो कहते हैं कि प्रिंस का फियर उनके साथ ही होता है, ठीक है। अगर वो इफेक्टिव है तो उनका फियर का मैकेनिज्म भी इफेक्टिव होगा जो उनका पावर के लिए वो यूज करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगेन यू नीड रिलीजन, वो फिर रिलीजन की तरफ आता है बिकॉज ही सेज कि ये इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिंस हो या ना हो, आपके स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी होगी, मेंटेनेंस होगा, अथॉरिटी ऑल द टाइम जनरेट होगी। He says religion, in other words, is the primary basis of authority for Machiavelli. It is for this reason that he accords an even higher status to the founders of religions than to the founders of the state। ये वो बुक में भी इवन मोसेस को बहुत ज्यादा एडमायर करता है कि मोसेस जो था मूसा अलैहिस्सलाम, जिसको हम अपने रिलीजियस लैंग्वेज में कहते हैं, सो मोसेस को वो एडमायर करता है इन द सेंस बिकॉज ही थिंक्स के उसी रिलीजन के अंदर जूडिज्म की वजह से ही उन्होंने एक लॉन्ग टर्म अथॉरिटी मेंटेन की, ठीक है। But religion, remember, depends for its effectiveness upon the people whose essential naivete leads them to accept uncritically certain religious truths and the moral appropriateness of their social order in general. Herein lies the real import of Machiavelli's discovery of the people. A democratic regime is more stable than others because it is most capable of generating authority। वो यहाँ पे क्योंकि लोगों के लिए रिलीजन एक ऐसी चीज है जो कि वो लोग उसको somehow blindly obey करते हैं, वो उनके उसकी रैशनैलिटी पे क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। मतलब दे फॉलो इट बिकॉज दे बिलीव इन इट। अगेन मेरे पास अब टाइम नहीं है, अदरवाइज आई वुड टॉक टू मच इनटू द डिटेल ऑफ रिलीजन, लेकिन जस्ट टू टेल यू मैकियावेली का परसेप्शन ये है कि लोग रिलीजन को अनक्रिटिकली देखते हैं, वो रिलीजन को क्रिटिकली नहीं देखते।
इसलिए ये सबसे बड़ी सपोर्ट है फॉर अ प्रिंस टू यूज इट। अब एक बहुत बड़ा सोर्स है टू यूज इट, ठीक है। और इसलिए वो द पीपल को वो उसी सेंस में ले रहे हैं कि वो सीधे साधे लोग हैं, वो इतने ज्यादा सोफिस्टिकेशन उनके पास नहीं है। इसलिए आप उनके ऊपर अगर अथॉरिटी जनरेट करना चाहते हैं तो यू शुड गो दिस वे, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज, अगर वो इतने रैशनल अंदाज से वो बातें कर रहे हैं तो फिर मैकिवेली को हम क्यों इतना इवल माइंडेड कंसिडर करते हैं, या हम मैकिवेली को क्यों इतने बुरे अल्फाज में यूजली डिफाइन करते हैं, ठीक है। या सो हम क्यों मैकिवेली को एक इवल माइंडेड पर्सन कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसका एक जवाब है, और वो उसके एक रीजन, जो एक उसने एक रूल दिया था उसी के अंदर है। इसको जरा मैं आपके सामने डिस्क्राइब करता हूं कि वो क्या कहते हैं। ही सेज, according to Machiavelli, it is necessary for the prince to learn how not to be good while appearing to be the opposite, like वो कहते हैं कि वो शो करेंगे अपने आप को गुड, लेकिन वो रियल में गुडनेस के पीछे नहीं जाएंगे। Thus Machiavelli argues the prince should seem to be all mercy, faith, integrity, humanity and religion. वो अपने आप को इन सारी चीजों का एक चैंपियन कंसिडर करेंगे, मर्सी, फेथ, इंटेग्रिटी, ह्यूमैनिटी, रिलीजन, एंड नथिंग मोर necessary than to seem to have this last quality, for men in general judge more by the eyes than by the hands, for everyone can see but very few have to feel। ये मैंने पहले भी बात की कि लोग इस जाहिर के पीछे भागते हैं, लोग आपके अपियरेंसेस को देखते हैं। वो कहते हैं लोग आपको उनकी आईज से जज करते हैं, ना कि हैंड से, ठीक है। मतलब उसका यह है कि वो आप लोग आपको टच नहीं करते, लोग आपको देखते हैं, और वो देखने से ही वो एक इमेज लेते हैं आपका। तो वो जो इमेज वो उनके माइंड में बैठ जाता है वो ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू द वन के जिसके वो साथ वो आपको टच करते हैं या आपको फील करते हैं, ठीक है। वो मजीद इसको इलाबोरेट करते हैं। एवरीबडी सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, few few feel what you are, and those few will not dare to oppose themselves to the many। मेजॉरिटी लोग आपके अपीयरेंस के पीछे भागते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपको फील करते हैं। लेकिन जो वो कम लोग हैं वो कभी उस मेजॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसके अपोज नहीं कर सकते, who have the majesty of the state to defend it, क्योंकि मेजॉरिटी के अंदर ही डिफेंड आप, आपको डिफेंड करती है, ठीक है। एंड इन द एक्शन ऑफ मेन एंड स्पेशली ऑफ प्रिंसेस फ्रॉम विच देयर इज नो अपील, द एंड जस्टिफाइज द मीन। अब ऐसे सिचुएशन में प्रिंस के लिए जो भी वो करना चाहे, वो क्योंकि मैन ऑफ एक्शन है, वो जो रियलिटी देखता है उसी हिसाब से उसको डील करेगा। तो उसके लिए सारे जितने भी एंड्स हैं, तरीके एंड्स हैं, उसको वो किसी तरीके से भी वो जस्टिफाई कर सकता है, ठीक है। मतलब ये है कि वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, ठीक है। उसका काम जस्ट ये है कि वो जाहिर में अपने आप को एक हम्बल, एक ऑनेस्ट, एक इंटीग्रेट पर्सन डिक्लेयर कर ले, ठीक है। Let the prince therefore aim at conquering and maintaining the state, and the means will always be judged honorable and praised by everyone, for the vulgar is always taken by the appearances। लोग चूंकि अपीयरेंस के पीछे भागते हैं, और अपीयरेंस में तो जो प्रिंस है वो अच्छा नजर आ रहा है, देयरफॉर लोग उनके सारे एक्शंस को ऑनरेबल और एडमायर करेंगे। बात की समझ आ रही है? मतलब यह है कि लोगों को चाहिए कि लोग जो हैं वो उनके अपीयरेंसेस के पीछे भागते हैं, एंड दिस इज हाउ अ प्रिंस कैन मेंटेन हिज अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये इसी आइडिया की वजह से मैकियावेली को एक इवल माइंडेड पर्सन डिक्लेयर किया जाता है कि वो जाहिर के पीछे भागता है, और उस जाहिर की वजह से वो हर एक चीज को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस रेज करेंगे, और लेट्स सी कि आगे क्या होता है। सो आई विल wind it up here and then see you next time. Um,
Okay, let me stop the recordings here, and you are free from my side to leave. अगर आपके क्वेश्चन